हेलो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। और आज का जो हमारा लेक्चर है वो उत्तर भारत के विशाल मैदानों के बारे में है। उत्तर भारत का विशाल मैदान कैसे बना, इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, तो उसे हम देखेंगे। ये इसका पार्ट 3 है। हम इंडियन ज्योग्राफी को पढ़ रहे हैं। इससे पहले हमने हिमालय को पढ़ा था। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये विशाल हिमालय, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, इनके कौन कौन से पार्ट हैं, कौन कौन से दर्रे हैं, तो इनके बारे में हमने डिटेल से पढ़ा था। अगर आपने पिछले लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप प्लीज़ उन्हें देखिए, क्योंकि वहाँ से एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे उत्तर भारत के मैदान को। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो आपको पूरा ग्रीन वाला इलाका दिखाई दे रहा है ये है हमारा उत्तर भारत का विशाल मैदान। अब इस मैदान की उत्पत्ति कैसे होती है उसे हम पढ़ेंगे। यहाँ पर कौन कौन से उद्योग हैं, कौन कौन सी कृषि यहाँ पर होती है, तो हम बहुत ही डिटेल से इस लेक्चर को पढ़ेंगे। आप ध्यान से इस लेक्चर को देखना, और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। मेरा नाम है निशांत और स्वागत है आपका कंप्लीट स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो देखिए, ये जो उत्तर भारत का मैदान है ये पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल और असम, इन पूरे इलाके में ये मैदान फैला हुआ है। इस मैदान की उत्पत्ति कैसे होती है और यहाँ पर कौन कौन से नदी तंत्र हैं, कौन कौन सी नदियाँ यहाँ पर बहती हैं, हम इसे देखते हैं, क्योंकि वहीं से आपको ये पता चलेगा कि इस मैदान की उत्पत्ति कैसे हुई। तो देखिए, आपको पता होगा कि सिंधु नदी जो है वो हमारे पश्चिम में स्थित है, और सिंधु नदी जब निकलती है तो इसके साथ कई सारी इसकी ट्रिब्यूटरी जो सहायक नदियां होती है वो आकर मिलती है। जैसे झेलम हो गया, चिनाब हो गया, रावी हो गया, व्यास हो गया, सतलुज हो गया। तो ये जो सारी ट्रिब्यूटरी हैं इसकी, ये जो सहायक नदियां हैं, ये जब इसके साथ मिलती है, इस नदी के साथ, तो इसे नदी तंत्र कहते हैं। यानी कि एक पूरा जाल सा बन गया, इसे ही हम नदी तंत्र कहते हैं। और ये सिंधु नदी तंत्र है जो ऐसे फैला हुआ है। इसके बाद आ गया जो उत्तर भारत के मैदान के लिए इम्पोर्टेंट है, गंगा नदी तंत्र। अब ये गंगा नदी है, ये जो आपको दिखाई दे रही है ये पूरी गंगा नदी है जो गंगोत्री से निकलती है। अब गंगा नदी जब निकलती है तो इसके साथ कई सारी इसकी ट्रिब्यूटरी जो सहायक नदियां आकर मिल जाती है, और ये जब मिलती हैं तो इसे गंगा नदी तंत्र कहते हैं। जैसे यमुना, घाघरा, गंडक, कोसी, सोन, गोमती, रामगंगा, ये सारी नदियां जो है वो आकर गंगा में मिलती है। जो इसकी सहायक नदियां हैं छोटी छोटी, ये यहाँ पर मिलती है, और गंगा फिर बाद में जाकर बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। अब इसके बाद आता है हमारा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है यहाँ पर जब एंटर करती है तो इसे ब्रह्मपुत्र नदी कहते हैं। ये जो यहाँ से जो हमारा पूर्वी एरिया है यहाँ से गुजरती है, और इसकी जो ट्रिब्यूटरी है जैसे मानस हो गया, लोहित हो गया, दिबांग हो गया, ये बहुत सारी नदियां हैं जो इसकी ट्रिब्यूटरी हैं जो ब्रह्मपुत्र नदी में आकर यहाँ पर जुड़ती है, और ब्रह्मपुत्र नदी फिर यहाँ पर जाके बे ऑफ बंगाल में जाकर गिर जाती है। अब हमने देख लिया कि यहाँ पर गंगा नदी तंत्र है इस पूरे मैदान में। ऐसा यहाँ पर उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, झारखंड हो गया, तो इस पूरे इलाके में गंगा नदी तंत्र यहाँ पर बहता है। अब हम इस लेक्चर में ये 5 पॉइंटों को पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम भाबर के क्षेत्र के बारे में देखेंगे, तराई के क्षेत्र के बारे में देखेंगे, बांगर, खादर, रेह और कल्लर के क्षेत्र। हम देखेंगे कि ये क्षेत्र क्या होते हैं और इनसे कैसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब इन क्षेत्रों की उत्पत्ति कैसे होती है इसे हम एक एक कर देखते हैं। तो देखिए क्या होता है, नदियां जो होती है जब वो हिमालय से आकर यहाँ पर मैदानी क्षेत्र में जब गिरती है, प्लेन वाले इलाके में गिरती है, तो जब ये नदियां यहाँ पर गिरती है तो पहले तो ये एक स्थान पर काफी गड्ढा कर देती है, फिर उसके बाद ये अपने पानी को आसपास ऐसे फैला देती है। आपने देखा होगा कि जब आप किसी बाल्टी को ऐसे खाली करते हैं, उससे पानी को निकालते हैं, तो वो जो पानी होता है वो पहले एक जगह पर पड़ता है, उसके बाद वो आसपास फैल जाता है, फिर जो ढलान वाला क्षेत्र होता है उसका सहारा लेकर ये पानी नीचे की तरफ चलना शुरू हो जाता है। तो सबसे पहले क्या होता है, जब ये नदियां
हिमालय से निकलती है तो एक जगह पर गिरकर ये अपना पानी यहाँ पर फैला देती है। अब नदियों में क्या होता है कि जब नदियों का वेग बहुत ही ज्यादा होता है, आपने मॉनसून में देखा होगा उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जब यहाँ पर बाढ़ आती है तो नदियां जो है उनका वेग बहुत ही ज्यादा हो जाता है और अपने साथ बहुत बड़े बड़े पत्थर, कई सारे पेड़ों को लेकर ये आ जाती है, बहाकर ले जाती है। तो ये जो नदियां होती है ये जब मैदानी क्षेत्र में पहुंचती है तो अपने जो अवसाद है, जो भी ये लेकर आई है, इसे ये फैला देती है। फिर धीरे धीरे करके जैसे ही कोई ढलान वाला एरिया ही नहीं मिलता है और ऐसे ऐसे नदियां चलना शुरू यहाँ पर हो जाती हैं। तो क्या होता है कि जब नदियां जो है जो हिमालय से निकली, मान लीजिए ये नदी है, ये हिमालय से निकली और जब ये प्लेन इलाके पर पहुंची तो अपने साथ ये बड़े बड़े कंकड़, पत्थर, मिट्टी, बहुत सारे पेड़ पौधे, बहुत बहुत बड़े बड़े पत्थर लेके आई। और इसने क्या किया कि सबसे पहले जब ये मैदान में पहुंची तो इसने इसे ऐसे फैला दिया, क्योंकि ये पहले प्लेन इलाके में जाकर क्या करती है, नदियां फैला देती है। तो इसने इस पूरे इलाके में अपने पत्थर फैला दिए जो भी ये अवसाद लेके आई थी। तो इन इलाकों में क्या हुआ कि बड़े बड़े पत्थर यहाँ पर आकर रुक गए और इस इलाके को क्या कहा गया, इस इलाके को भाबर के क्षेत्र कहा गया। अब भाबर के क्षेत्र में बहुत बड़े बड़े पत्थर हो गए। अब यहाँ पे जो नदियां बहेगी अब पत्थरों के नीचे होकर बहेगी और इसीलिए इसे कहते हैं कि भाबर के क्षेत्र में आकर नदियां विलुप्त हो जाती है, लुप्त हो जाती हैं, क्योंकि यहाँ पर पत्थरों के नीचे से होकर अब नदियां गुजरना शुरू कर देती हैं। ये नदियां यहीं पर है पर इनके स्थान पर अब बड़े बड़े पत्थर आ गए और नदियां यहाँ पर दिखाई नहीं देती। नदियों का पानी जो है वो पत्थरों से होकर अब गुजरना शुरू हो जाता है, इसलिए इन क्षेत्रों में कहते हैं कि नदियां यहाँ पर विलुप्त हो गई। तो इस क्षेत्र को क्या कहते हैं, भाबर के क्षेत्र कहते हैं। यहाँ पर कृषि नहीं होती क्योंकि पत्थरों में कौन कृषि करेगा, तो ये उपजाऊ नहीं है। फिर उसके बाद क्या होता है कि जब नदियां इस भाबर के क्षेत्र से निकलती है तब ये जो नदियां हैं फिर से दिखाई देना शुरू हो जाती है और ये अपना पानी जो है वो ऐसे फैलाना शुरू कर देती है, क्योंकि अभी नदियों की थोड़ी सी गति धीमी हुई है। अब ये पानी ऐसे फैलाना शुरू कर दिया इसने, तो इस क्षेत्र में काफी समय तक पानी गिरता रहता है और यहाँ पर क्या होता है कि दलदल जैसा पूरा जमीन हो जाती है। क्योंकि आपको पता है कि बहुत ज्यादा समय तक किसी मिट्टी पर पानी पड़ता रहे, किसी स्थान पर पानी गिरता रहे तो वो मिट्टी जो होती है वो चिपचिपी हो जाती है, दलदल जैसा वहां पर बन जाता है। पर इस क्षेत्र में ये जो दलदल बना ये बहुत ही उपजाऊ होता है। यहाँ पर वनस्पतियां भी बहुत होती है, जैव विविधता भी बहुत अच्छी होती है, यहाँ पर बहुत घने घने जंगल होते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये जो क्षेत्र बना जहां पर बहुत सारा दलदल बन गया, इस क्षेत्र को हम तराइन क्षेत्र कहते हैं। अब तराइन क्षेत्र का निर्माण यहाँ पर हो गया, आपको लग गया पता कि तराइन क्षेत्र क्या होते हैं। अब इसके बाद क्या हुआ कि जब नदियां इस तराइन क्षेत्र से होते हुए आगे बढ़ी, अब इनका वेग थोड़ा सा कम हो गया, इतना कम भी नहीं हुआ पर थोड़ा सा इसके वेग में फर्क पड़ गया, क्योंकि ये काफी दूर से बहती हुई चली आ रही है। अब ये नदियां जब तराइन के क्षेत्र से निकली तो इसमें जो अवसाद था, जो इसमें मिट्टी थी, धूलकण थे, बहुत ज्यादा मिट्टी यहाँ पर थी नदियों में, तो ये नदियां जो है वो अपने आसपास ये मिट्टी जमा करना इसने शुरू कर दी। जैसे नदियां यहाँ से बहकर आई, इसने साइड साइड पर मिट्टी जमा करना शुरू कर दी। फिर अगले साल जब इस नदी में बाढ़ आई या इसका पानी का स्तर काफी बढ़ा तो फिर से इसने यहाँ पर इस वाले क्षेत्र में फिर से एक लेयर बना दी मिट्टी की, और ऐसे हर साल लेयर दर लेयर बनाने की वजह से ये क्षेत्र जो था वो काफी ऊंचा उठ गया। ये जो क्षेत्र था ये काफी ज्यादा ऊंचा उठ गया। अब इस क्षेत्र में जो मिट्टी थी वो काफी कठोर हो गई, क्योंकि आपने देखा होगा कि खेतों में जब हल नहीं चलाया जाता, मिट्टी की पकड़ ढीली नहीं की जाती, तो जो मिट्टी होती है वो चट्टान का रूप लेना शुरू कर देती है। इसीलिए यहाँ पर क्या हुआ कि हर साल इसने मिट्टी की परत जमाना शुरू कर दी और ऐसे परत दर परत जमती गई और एक बड़ा सा ऊंचा सा एक चट्टान सी बन गई। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम बांगर क्षेत्र कहते हैं। यहाँ पर देखा है बांगर क्षेत्र। यहाँ पर क्या होता है कि जब नदियां मिट्टी जमा करना शुरू कर देती है और ये क्षेत्र काफी कठोर हो जाता है तो इसे बांगर क्षेत्र कहते हैं। बांगर क्षेत्र को पुरानी जलोढ़ मिट्टी भी कहा जाता है,
क्योंकि ये काफी समय से यहाँ पर जमती जाती है। तो आपको ये पता चल गया कि बांगर के क्षेत्र क्या होते हैं। अब इसके बाद जब नदियां आगे चलकर एक प्लेन इलाके में पहुंचती है, बहुत ही समतल इलाके में पहुंचती है, तो ये नदियां जो है वो पूरा ऐसा अपना पानी फैला देती है। अब इन नदियों में जो भी जलोढ़ मिट्टी थी, क्योंकि यहाँ पर ज्यादा जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, तो ये जलोढ़ मिट्टी जो थी ये इसने परत यहाँ पर प्लेन इलाके में बिछा दी। अब क्या करेंगे किसान, इस मिट्टी की खुदाई करेंगे, इस मिट्टी की जुताई करेंगे, जिससे इन इलाके में मिट्टी की पकड़ ढीली हो जाएगी और ये कृषि करने योग्य मिट्टी बन जाएगी। और जहां पर ये कृषि नुमा ये खेत बन जाते हैं, जहां पर ये नदियां जो है मिट्टी बिछा देती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं खाद्यर क्षेत्र। जहां पर नदियां जो है वो मिट्टी की एक लेयर बिछा देती है और वहां पर किसान हल जोतकर या यहाँ पर जो भी फसलें उगाता है, और उसके बाद क्या होता है, यहाँ पर पैदावार काफ़ी अच्छी हो जाती है। फिर जब अगले साल नदियां जो है उसका बहाव काफ़ी ज़्यादा होता है, वहाँ पर बाढ़ आती है, तो ये जो खाद्यर प्रदेश है इसको वो फिर से बहाकर ले जाती है। इस खाद्यर प्रदेश की जो मिट्टी है फिर से नदियां बहाकर ले गई और इस खाद्यर प्रदेश पर दोबारा नई जलोढ़ मिट्टी लेकर यहाँ पर बिछा देती है। इसलिए इसे नवीन जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है, नवीन जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र कहा जाता है। तो खाद्यर जो होता है उसमें हर साल नई मिट्टी आकर यहाँ पर बिछ जाती है और ये काफ़ी उपजाऊ क्षेत्र होता है, यहाँ पर फसलें उगाई जाती है। तो आप इसे याद रखिए, खाद्यर क्षेत्र किसे कहते हैं, जहाँ पर बाढ़ के कारण हर साल नई मिट्टी यहाँ पर बिछाई जाती है और यहाँ पर फसल भी काफ़ी अच्छी होती है। और बांगर किसे कहते हैं, जहाँ पर नदियाँ अपने आसपास मिट्टी की परत दर परत ऐसे जमाई जाती है और एक समय ऐसा आता है कि एक क्षेत्र बहुत ही ऊंचा हो जाता है और इस ऊंचे क्षेत्र को अब बहुत ही कठोर हो गया है क्षेत्र, अब नदियाँ इसका कुछ बिगाड़ नहीं पाई, तो ये काफी ऊंचा क्षेत्र हो जाता है, इसलिए इसे बांगर क्षेत्र कहते हैं। पुरानी जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र इसे कहा जाता है। तो मैं आशा करता हूं आपको इससे पता लग गया कि भाबर क्या होता है, तराई क्या होता है, बांगर क्या होता है और खाद्यर क्या होता है। तो आपको इससे पता लग गया होगा। ये बहुत ही अच्छा एक चार्ट है जिसमें आपको पता लग गया होगा कि कौन कौन से क्षेत्र में होकर नदियां गुजरती है और कैसे कैसे ये नदियां हर साल एक अपनी मिट्टी की परत और अवसाद लेकर यहाँ पर आती है। अब हम देखते हैं रेह और कल्लर क्षेत्र क्या होते हैं। इसे ध्यान से समझिए। देखिए, मान लीजिए ये पूरा जमीन का टुकड़ा है और हमने यहाँ पर खेती करनी है। अब हम यहाँ पर खेती तो उगाएंगे, फसलें तो उगाएंगे, पर हमें इसके लिए सिंचाई की व्यवस्था तो चाहिए, पानी तो चाहिए, क्योंकि पानी के बिना तो खेती हो नहीं सकती। तो पानी कैसे आता है, कौन कौन से रिसोर्सेज से पानी यहाँ पर आएगा? सबसे पहले पानी आएगा बारिश की वजह से। बारिश होगी तो यहाँ पर खेतों में पानी भरेगा। तो क्या होता है कि बारिश के पानी में लवण नहीं होता, जो नमक की मात्रा होती है बारिश के पानी में वो नहीं होती। अब यहाँ पर दूसरा तरीका क्या है, बारिश तो हर साल होएगी नहीं, क्योंकि गर्मियों में बारिश तो बहुत ही कम होती है इन क्षेत्रों में, मैदानी के क्षेत्रों में, तो यहाँ पर पानी तो ज्यादा चाहिए। तो क्या करेंगे, ये कुओं से पानी इकट्ठा करेंगे, कुओं से सिंचाई करेंगे, या नहर है जो भी नहर से यहाँ पर सिंचाई की जाएगी। तो नहर और कुओं के पानी में काफी सारा लवण की मात्रा होती है, नमक की मात्रा इसमें ज्यादा होती है। और जब ये नमक वाला पानी से सिंचाई की जाती है जमीन में, तो इस जमीन में जब वाष्पित होता है ये जो पानी है, वो जब भाप बनता है, तो पानी तो भाप बन के उड़ गया, नीचे क्या रह गया, नमक रह गया, लवण रह गया। इसी की वजह से इस पूरे जमीन के ऊपर एक सफेद सफेद पट्टी बन जाती है और इसे ही हम रेह और कल्लर के क्षेत्र कहते हैं। और इसमें क्षारीय भूमि हो जाती है और इसकी उर्वरता भी खत्म हो जाती है। ऐसे आपको देखने को मिलेगा इन वाले क्षेत्रों में, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में ऐसी कई सारी भूमि आपको देखने को मिलेगी जो रेह और कल्लर के क्षेत्र में बदल गई है, क्योंकि यहाँ पर लवण की मात्रा पानी में ज्यादा होती है और जब पानी वाष्पित होता है और नीचे क्या रह गया, लवण रह गया, नमक रह गया, इसीलिए सफेद सफेद पट्टी यहाँ पर बन जाती है। मैंने यहाँ पर एक तस्वीर लगाई थी, अगर हाँ ये है, इसे रेह क्षेत्र कहते हैं। ये जो आपको दिखाई दे रहा है सफेद सफेद ये जो भूमि हो गई है, तो इसे रेह क्षेत्र कहते हैं। कल्लर भी यही क्षेत्र है, क्योंकि ये भूमि क्षारीय हो गई और यहाँ पर उपजाऊपन इसका बिल्कुल खत्म हो गया।
तो आपको ये पता लग गया कि रेह और कल्लर क्षेत्र किसे कहते हैं। तो आपको भाबर भी पता लग गया, तराई भी पता लग गया, बांगर क्षेत्र क्या होते हैं, खादर किसे कहते हैं और रेह और कल्लर क्षेत्र क्या होते हैं। अब हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जिनसे एग्जाम में सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है, एमसीक्यू इससे बन सकते हैं, तो उसे हम देख लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, उत्तर भारत के मैदान का हम अगर परिचय की बात करें तो मैंने आपको बताया कि उत्तर भारत का मैदान सबसे विस्तृत और उपजाऊ मैदान है। इसका जो निर्माण हुआ था वो सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्रों द्वारा हुआ है। जैसे मैंने आपको तस्वीर दिखाई कि सिंधु नदी तंत्र क्या है, गंगा नदी तंत्र क्या है, तो इसकी वजह से यहाँ से जो नदियाँ जो मिट्टी लेकर आई, जलोढ़ मिट्टी यहाँ पर ज़्यादा पाई जाती है, तो इनसे जो मिट्टी यहाँ पर अवसाद आया, तो इन्हीं से ये बहुत बड़ा मैदान यहाँ पर निर्माण हुआ, उपजाऊ भूमि बनी, तो इन्हीं से इनका निर्माण हुआ था। इसकी लंबाई जो है, उत्तर भारत के मैदान की लंबाई लगभग 3200 किलोमीटर है। इसकी चौड़ाई 150 से 300 किलोमीटर है। क्षेत्रफल इसका लगभग 7.5 लाख वर्ग किलोमीटर है। इसकी ऊंचाई यानी कि हाइट औसतन 50 से 300 मीटर तक रहती है। ये मैदान जो है वो पश्चिम में पंजाब से लेकर पूर्व में असम तक फैला हुआ है। मैंने आपको बताया था कि ये जो मैदान है वो कहाँ कहाँ तक फैला हुआ है, तो यहाँ से पंजाब वाले क्षेत्र से होते हुए ये पूरा असम तक यहाँ पर फैला हुआ है। तो इसे मैंने आपको बताया था। फिर हम सीमाओं की बात करते हैं कि उत्तर का मैदान जो है उसकी सीमाएं किन किन से लगती है। तो उत्तर में हिमालय पर्वतमाला से इनकी सीमा लगती है, दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार से सीमा लगती है इसकी, पश्चिम में सिंधु नदी तंत्र से और पूर्व में ब्रह्मपुत्र घाटी और असम मैदान तक ये पूरा सीमाएं इसकी फैली हुई है। इसके निर्माण के बारे में आपको बताया कि उत्तर भारत का मैदान एक अगर भूमि गर्त है। अगर भूमि गर्त उसे कहते हैं जब हिमालय का निर्माण हुआ तो उसके भार से जब ये सामने वाला क्षेत्र इसमें गड्ढा बन गया, एक बहुत ही गहरा सा क्षेत्र बन गया, तो इसे अग्र भूमि गर्त इसे कहा जाता है। यहाँ पर लिखा है कि हिमालय के निर्माण के समय भूमि नीचे धंस गई। इस गर्त में नदियां लाखों वर्षों तक अवसाद जमा करती रही। धीरे धीरे विशाल जलोढ़ मैदान यहाँ पर बना। और महत्वपूर्ण तथ्य क्या है कि जलोढ़ मिट्टी की मोटाई कई स्थानों पर 1000 से 2000 मीटर तक भी यहाँ पर है, तो इसे आप याद रखिए। आगे उत्तर भारत मैदान के भाग, पंजाब मैदान। देखिए, सिंधु एवं उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित दो नदियों के बीच के क्षेत्र को दोआब कहते हैं। यहाँ पर एक नदी यहाँ से बहती हुई गई, दूसरी नदी यहाँ से बहती हुई गई। अब इसके बीच में जो खाली स्थान होता है, ये जो भूमि होती है, इसे दोआब कहा जाता है और ये भूमि काफी उपजाऊ होती है। और यहाँ पर जो पंजाब का मैदान है, जो सिंधु नदी का तंत्र है, इसमें कई सारे दोआब आपको देखने को मिल जाएंगे, जैसे बारी दोआब, रचना दोआब, चच दोआब। ये सारे दोआब जो है वो इस क्षेत्र में आपको देखने को मिल जाएंगे। फिर गंगा मैदान आता है, गंगा नदी तंत्र सबसे बड़ा एवं सर्वाधिक उपजाऊ भाग, क्योंकि गंगा नदी यहाँ से बहती है और इसका जो आसपास का क्षेत्र है वो काफी उपजाऊ क्षेत्र है, क्योंकि यहाँ पर गंगा नदी जो है वो अवसाद लेकर, मिट्टी लेकर यहाँ पर जमा कर देती है, जो फसल के लिए बहुत उपजाऊ होती है। अब इसका जो फैलाव है वो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल तक ये फैला हुआ है। फिर उसके बाद ब्रह्मपुत्र मैदान, मैंने आपको बताया था कि ये असम में स्थित है, अत्यधिक बाढ़ प्रभावित है ये, और नदियां जो है यहाँ पर अनेक द्वीप बनाती है। मांजुली विश्व का प्रसिद्ध नदी द्वीप है, इसे आप याद रखिए। फिर उत्तर भारत के मैदान के 4 भूभाग, मैंने आपको डिटेल से ये पढ़ाया। भाबर क्या होता है? शिवालिक के दक्षिण में, यानी कि जो हिमालय की सबसे निचली श्रेणी है, शिवालिक श्रेणी, उसके दक्षिण में ये स्थित है। तो इसकी चौड़ाई जो है वो 8 से 16 किलोमीटर तक है। बड़े बड़े कंकड़ पत्थर है। मैंने आपको कहा था कि जब नदियां बड़े बड़े कंकड़ पत्थर लेके यहाँ पर आती है तो ये इसे बिछा देती है। अब नदियां जो है वो भूमि में लुप्त हो जाती हैं, यानी कि अब नदियां इन पत्थरों के नीचे से बहना शुरू कर देती है। यहाँ पर कृषि नहीं होती, कम होती है। अब दूसरा है तराइन क्षेत्र, भाबर के दक्षिण में स्थित है। नदियां पुनः स्तर पर आ जाती है। मैंने आपको कहा था कि भाबर के क्षेत्र से निकलने पर ये नदियां फिर से दिखना शुरू हो जाती है और ये दलदल बनाना शुरू कर देती है। तो ये दलदली क्षेत्र होता है। यहाँ पर घने वन होते हैं, वन्य जीवों की अधिकता यहाँ पर पाई जाती है। तीसरा है बांगर प्रदेश, पुराना जलोढ़ होता है।
मैंने आपको कहा था कि मिट्टी जो है वो परत दर पर जमती जाती है और ये पुरानी मिट्टी हो जाती है, इसलिए ये कठोर हो जाता है। तो ये ऊंचा मैदान होता है, यहाँ पर कंकर पाए जाते हैं। बाढ़ का प्रभाव यहाँ पर कम होता है क्योंकि ये बहुत ही ऊंचा हो जाता है और नदियों का प्रभाव यहाँ पर नहीं पड़ता। बाढ़ का प्रभाव यहाँ पर ना के बराबर देखने को मिलता है। चौथा है खादर, नया जलोढ़ है। प्रतिवर्ष बाढ़ से नई मिट्टी यहाँ पर आकर बिछ जाती है। पुरानी मिट्टी जब बाढ़ बहाकर ले जाती है तो उसके स्थान पर नई मिट्टी यहाँ पर बिछा देती है। सबसे अधिक उपजाऊ क्षेत्र यहाँ पर है। धान, गेहूं, गन्ना आदि की खेती यहाँ पर की जाती है। तो ये सबसे अधिक उपजाऊ क्षेत्र ये होता है। फिर रेह और कल्लर के क्षेत्र में मैंने आपको बता दिया कि जब अर्ध शुष्क क्षेत्रों में पाए जाने वाले लवणीय और क्षारीय मिट्टी वाले क्षेत्र हैं, ये जो है वो पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश में मिलते हैं। ये क्षेत्र जब मिट्टी की सतह पर सफेद रंग के लवण नमक की परत जम जाती है, इससे भूमि की उर्वरता कम हो जाती है। और कलर क्या होते हैं, ये क्षारीय भूमि बन जाती है। एक ही है रेह और कलर के क्षेत्र, और यहाँ पर मिट्टी की उपजाऊ जो पन है, जो शक्ति है, वो कम हो जाती है। यहाँ पर खेती करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ये आपको मैंने बता दिया कि ये जो सफेद सफेद परत जम गई तो इसे रेह और कलर के क्षेत्र कहा जाता है। अब यहाँ पर मृदा कौन सी पाई जाती है, मैंने आपको बताया कि मुख्य मृदा जो है वो जलोढ़ मिट्टी यहाँ पर काफी पाई जाती है। इस मिट्टी की विशेषताएं क्या है, इसमें उपजाऊपन बहुत ज्यादा होता है। पोटाश एवं चूना पर्याप्त मात्रा में होता है। नाइट्रोजन अपेक्षाकृत कम होता है। कृषि के लिए सर्वश्रेष्ठ ये मिट्टी मानी जाती है। अब हम देखते हैं इन क्षेत्रों की जलवायु क्या है। तो मानसूनी जलवायु यहाँ पर है। पश्चिम में कम वर्षा होती है, पूर्व की ओर वर्षा बढ़ती जाती है। आपने सुना होगा कि जो पूर्वी क्षेत्र है वहां पर वर्षा बहुत ज्यादा होती है। और पश्चिमी विक्षोभ, जो भूमध्य सागर से जो वेस्टर्न डिस्टर्बेशन है, पश्चिम विक्षोभ की वजह से जो भी हमारे यहाँ पर हवाएं आती हैं, मानसूनी हवाएं आती हैं, तो उनका पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में काफी प्रभाव पड़ता है और ये काफी फसलों के लिए लाभदायक है। हिमाचल, उत्तराखंड, ये जो पूरे क्षेत्र है, यहाँ पर अच्छी फसलें इन हवाओं की वजह से होती है। अब मुख्य नदियां जो है वो मैंने आपको पहले ही बता दी कि सिंधु नदी तंत्र है, ये गंगा नदी तंत्र है, ये ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र है। तो मैंने पहले ही लेक्चर में आपको ये दिखा दिया था। अब यहाँ पर कृषि, कौन कौन सी कृषि यहाँ पर की जाती है, कौन कौन सी फसलें यहाँ पर उगाई जाती है। भारत का खाद्यान्न भंडार इसे कहा जाता है। यहाँ पर मुख्य फसलें जो है वो गेहूं, धान, गन्ना, मक्का, सरसों, दलहन, ये सारी फसलें जो हैं वो यहाँ पर अच्छी खासी मात्रा में उगाई जाती है क्योंकि ये पूरा मैदान है और यहाँ पर पैदावार भी बहुत ज़्यादा इनकी होती है। अब हम सिंचाई के बारे में बात करते हैं। तो सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है, नहरें हैं, नलकूप है, कुएं हैं, नदी परियोजनाएं हैं। जो नदी जोड़ो परियोजनाएं हैं वहां से इनको सिंचाई के लिए जल मिलता है। उद्योग कौन कौन से हैं यहाँ पर, तो चीनी उद्योग है, वस्त्र उद्योग है, खाद्यान्न प्रसंस्करण उद्योग है, कागज उद्योग है, चमड़ा उद्योग है। तो बहुत सारे उद्योग इस क्षेत्र में पाए जाते हैं। जनसंख्या भी बहुत ज्यादा होगी क्योंकि भारत का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व यहाँ पर होता है। आपको पता है कि यूपी में बहुत ज़्यादा जनसंख्या पाई जाती है। बड़े नगर यहाँ पर पाए जाते हैं। विकसित परिवहन है, उच्च कृषि उत्पादन है। परिवहन की तो बात छोड़िए, यहाँ पर जो सड़कें हैं उनका हाल भी ठीक नहीं है, पर यहाँ पर ऐसा कहा गया कि परिवहन भी बहुत अच्छा है। तो आर्थिक महत्व क्या है इसका, भारत का खाद्यान्न उत्पादन केंद्र है क्योंकि यहाँ पर उत्पादन होता है बहुत ज़्यादा। तो भारत के कई इलाकों में इसमें सप्लाई की जाती है यहाँ से। सर्वाधिक उपजाऊ भूमि यहाँ पर है। घनी आबादी भी यहाँ पर है। औद्योगिक विकास भी यहाँ पर होगा क्योंकि रॉ मटेरियल यहाँ पर उपलब्ध है, तो औद्योगिक विकास भी यहाँ पर होगा। परिवहन की सुविधा भी है। व्यापार का प्रमुख क्षेत्र भी ये है। ये जो उत्तर भारत के मैदान में जो भी राज्य हैं उनके बारे में बात हो रही है। तो पर्यावरणीय समस्याएं क्या हैं, अब फायदा है उसके साथ नुकसान भी होगा। तो बाढ़ यहाँ पर हर साल आती है। आपने सुना होगा कि कई सारे ऐसे नदियां हैं जहां पर हर साल बाढ़ आती है। नदी प्रदूषण यहाँ पर सबसे ज़्यादा है। जो भी फैक्ट्रियां हैं उनका जो पानी है वो नदियों में छोड़ा जाता है। सीवरेज का पानी नदियों में छोड़ा जाता है। आप गंगा नदी की हालत देख सकते हैं। भूजल दोहन यहाँ पर ज़्यादा है। मृदा अपरदन यहाँ पर होता है। शहरीकरण, जल भराव, भूमि क्षरण। अब यहाँ पर जल भराव क्या है, जो भी बारिश होती है या बाढ़ आती है तो इससे नगरों में
पानी भर जाता है, क्योंकि यहाँ ड्रेनेज सिस्टम यहाँ का बहुत ही खराब है। ड्रेनेज नालियों में गंद पड़ा रहता है, तो ड्रेनेज यहाँ पर होती नहीं, इसलिए जल भराव की समस्या भी यहाँ पर देखने को मिलती है। दूसरा है भूमि क्षरण। अब भूमि क्षरण क्या होता है? लैंड डिग्रेडेशन। लैंड डिग्रेडेशन उसे कहते हैं जो भूमि की गुणवत्ता और उसकी उपजाऊ क्षमता का धीरे धीरे कम हो जाना। जब मिट्टी की उर्वरता, संरचना और उत्पादन क्षमता खराब होने लगे तो उसे भूमि क्षरण कहते हैं। इसके कई सारे कारण हैं, जैसे वनों की कटाई, मृदा अपरदन, मिट्टी का बह जाना, अति चराई, जल भराव और लवणता, औद्योगिक प्रदूषण, रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग। जो भी खेतों में फर्टिलाइजर पाए जाते हैं तो इसकी वजह से भी लैंड डिग्रेडेशन होता है, और खनन, अत्यधिक खनन की वजह से भी ये होता है, तो इसे भूमि क्षरण कहा जाता है। अब इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो भी मैंने आपको पढ़ाया, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे उत्तर भारत का मैदान अगर भूमिगत है, इससे पेपर में क्वेश्चन बन सकता है। जलोढ़ मिट्टी सबसे उपजाऊ मानी जाती है यहाँ पर। भाबर में नदियां गायब हो जाती हैं। आपको ये क्वेश्चन आ सकता है कि उत्तर भारत के मैदान में ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहां पर नदियां गायब हो जाती हैं, तो भाबर के क्षेत्र है, और तराइन में आकर ये पुनः प्रकट हो जाती है। बांगर, पुरानी जलोढ़, भंगार से आपको इसका पता लग जाएगा। जैसे भंगार, पुरानी चीजों में को भंगार कहा जाता है, तो बांगर, भंगार, इससे आप याद रखिए कि बांगर जो है वो पुरानी जलोढ़ मिट्टी है, और खादर जो है वो नया जलोढ़ मिट्टी यहाँ पर है। दो नदियों के बीच का क्षेत्र मैंने आपको बताया था कि दोआब कहते हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। यहाँ पर पश्चिमी विक्षोभ गेहूं की फसल के लिए लाभकारी माना जाता। मैंने आपको अभी बताया कि जो पश्चिम से हवाएं आती है वो गेहूं के लिए काफी अच्छी मानी जाती है। यहाँ पर कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी विश्व की सबसे अधिक अवसाद वहन करने वाली नदियों में से एक है। जो भी ये अवसाद लेकर यहाँ पर आती है तो सबसे ज्यादा ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ पर अवसाद वहन करने वाली नदी है। तो ये था आज का लेक्चर जिसमें हमने उत्तर भारत के मैदान के बारे में पढ़ा, और मेरे को यकीन है कि आपको इससे बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो यहाँ से एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं, तो इसे आप रिवाइज कर लीजिए। पीडीएफ जो है वो आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी। तो अपने आसपास सफाई रखिए, पानी को सेव करिए, अपने सोसाइटी को अच्छा बनाइए। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।